Hello students and welcome to another session of my online biology classes which is called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और ये है मेरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. स्टूडेंट्स हम 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर के फोर्थ एंड आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं. ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स अभी नए नए ज्वाइन हुए उनको मैं बता दूं कि पहले के सारे पार्ट्स मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर अवेलेबल हैं. आपको प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको सारे आगे के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. ओके, और आपको मदद हो जाएगी. और एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और ट्राई किया है कि हर एक लाइन हर एक कंसेप्ट आपको समझा दिया जाए डिटेल में, तो आपको बहुत मदद होगी. फॉर द स्टूडेंट्स 9 से लेकर 12 तक मेरे बायो के क्लासेस चालू हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. तो आप उसका बेनिफिट लेना चाहें तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा. चैप्टर वाइज या होल सिलेबस हो या आपको ओनली डाउट सॉल्विंग चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, बहुत सारे मॉड्यूल्स मेरे पास अवेलेबल है. और यूट्यूब से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया है और उन्हें बहुत बेनिफिट हो रहा है. तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा. बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स भी हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी. नीट के स्टूडेंट्स खास करके, अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हो या तो आपने रिपीट किया हुआ है, आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए. आई गारंटी यू कि आपके रिजल्ट्स जो है इंप्रूव होगा, कंसेप्ट्स आपके इंप्रूव होंगे. ओके, अब कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स. हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के सारे फेजेस कंप्लीट कर लिए थे और हमने ईटीएस को क्लोजली समझ लिया है लास्ट टाइम. ठीक है, आई होप कि आपने ये सब जितना भी है स्टडी कर लिया है. अभी हम फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं. तो मान लीजिए ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये जो बड़ा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है. ओके, ये साइटोप्लाज्म है जैसे कि यहाँ पे दिखाया है. ये जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रियन है. राइट, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये है आपका मैट्रिक्स. करेक्ट है. तो अब क्या होता है, फास्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है. तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से शुरू होती है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के एंड में होता है पायरुविक एसिड. अब जैसे हमने पहले भी कहा था, है ना, चाहे वो आप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से शुरू कीजिए या आप अमाइनो एसिड, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा. ओके, या फैट्स को ब्रेक डाउन करके आप फैटी एसिड्स बनाइए. ये तीनों चीजें, पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में. अल्टीमेटली कैसे? पायरुविक एसिड तो डायरेक्ट अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड में बन के कन्वर्ट होके फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फैटी एसिड डायरेक्टली एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है. करेक्ट है. तो सारे जितने भी मतलब रेस्पिरेटरी आपके कंपाउंड्स हैं वो सब अल्टीमेटली आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए दे देते हैं. और एसिटाइल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है. तो ये आपका टीसीए साइकिल है जो टर्न हो रहा है. अब टीसीए साइकिल से क्या क्या चीजें निकलती हैं, है ना. यहाँ एटीपी नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे एटीपी भी निकलता है. सब जगह एटीपी जहाँ फॉर्म है वो तो आपको दिखना ही है. ठीक है. क्रेब्स साइकिल से NADH प्लस H प्लस FADH2, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये निकल रहा है. करेक्ट. अब ये NADH प्लस H प्लस FADH2 के हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो ये है टर्मिनल ऑक्सीडेशन. करेक्ट. तो यहाँ से आने वाले हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को निकाल के, ये देखिए ये कैरियर्स बताए हैं, तो ये सारे कैरियर से मूव हो के ये जो है ये आपका F1FO पार्टिकल है. यहाँ पे एटीपी बन रहा है. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ये सब मिलके आपको देता है वाटर, है ना. तो एक ओवर सिंप्लीफाइड स्कीम है. तो वंस आप पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करें फिर इस स्कीम का आपको जो इंपॉर्टेंस है वो पता चल जाएगा. करेक्ट है. इसीलिए जब भी हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है रेस्पिरेशन में, ये CO2 है जो निकलता है, वाटर मिलता है जो यहाँ पर है, एटीपी मिलता है जो यहाँ पर है. करेक्ट है. सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना, गिव्स यू वाटर प्लस CO2 प्लस एटीपी. ये रेस्पिरेटरी इक्वेशन है. करेक्ट है. आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एनर्जी बैलेंस शीट पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि बैलेंस शीट का क्वेश्चन तो आता ही है. ओके. ईटीएस क्रेब्स साइकिल का जो डायग्राम है, ग्लाइकोलिसिस का डायग्राम है ना, उसको आप अच्छे से कर लीजिए. तो अगर आपने डायग्राम्स अंडरस्टैंड कर लिए तो बस उस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करके, है ना, आंसर आपको लिखना है तो वो तो बहुत ईजी हो जाता है. करेक्ट है. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं. जैसे हमने देखा है आपका ग्लाइकोलिसिस, ओके, लिंक रिएक्शन और टीसीए आपको डायरेक्टली इतना सारा एटीपी नहीं देता है.
तो एटीपी जनरेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, या टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अगर ये नहीं होगा तो आपके रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स में से एटीपी नहीं बन पाएगा, करेक्ट है। तो टोटल अगर 38 एटीपीज का मैं नेट गेन पकड़ूं, नेट मतलब जो यूजेबल गेन है ना, तो उस नेट गेन में से 34 मॉलिक्यूल्स तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही आते हैं, है ना। बाकी का जो एटीपी है वो डायरेक्ट कंजम्पशन तो कहीं हो ही नहीं रहा है, बस क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, करेक्ट है। बाकी जो पूरा ह्यूज कंपोनेंट है वो बनता है ईटीएस में, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कोएंजाइम्स जो NADH H प्लस और FADH2 फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गए हैं, है ना, उनको रीऑक्सीडाइज करने का काम आपका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन चेन जो है ये करता है, करेक्ट। तो देखिए अगर ईटीसी बंद हो गया तो कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ईटीसी अगर बंद हो गया तो क्रेब साइकिल भी नहीं चलेगा, लिंक भी नहीं चलेगा, और फाइनली ग्लाइकोलिसिस भी शट डाउन हो जाने के चांसेस हैं, करेक्ट। अब इसके एंड में जो पानी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स क्रेब साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो वो भी एक इंपॉर्टेंस है। एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये स्लोली स्लोली स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को वो यूज करता है और वो अल्टीमेटली एटीपी बनाता है, करेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंस है ना स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, ठीक है। अब रिमेंबर के लिए क्या है कि ग्लूकोज ही नहीं, अमाइनो एसिड्स, ओके, फैटी एसिड्स वगैरह सब क्रेब्स साइकिल के थ्रू जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कुछ जो है एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसको मैं ज़रा फास्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन को कैसे बताया जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ना। थोड़ा सा ड्राई यीस्ट जो है मार्केट में मिलता है, जो लोग केक्स और बेकिंग करते हैं उनको पता है कि उनको यीस्ट मिलता है। तो थोड़ा सा एक चिमटी भर ड्राई यीस्ट लेने का और पानी में डाल देने का, है ना। तो उस जो सस्पेंशन है पानी का और यीस्ट का, उसमें अराउंड 10 ml 10% ग्लूकोज सोल्यूशन ऐड करने का, है ना। 10% ग्लूकोज सोल्यूशन कैसे बनाएंगे आप, है ना। 10 ग्राम्स 100 ग्राम्स ऑफ वाटर या 100 ml वाटर में 10%, ओके। तो 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज 100 ml पानी में पहले घोल लें और उसका 10 ml लेके, ओके, इस यीस्ट वाले सस्पेंशन में हम मिला देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के लिक्विड के सरफेस पे हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, ताकि एयर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके इस यीस्ट का। फिर इसको टाइटली बंद कर देंगे टेस्ट ट्यूब को रबर स्टॉपर से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा बेंट ग्लास ट्यूब लेंगे एल शेप्ड का, ओके। इन्होंने यहाँ डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन बेंट ग्लास मतलब ये एल शेप की ग्लास ट्यूब रहती है। इसको हम, है ना, इंसर्ट कर देंगे एक होल बना के, इसको रबर स्टॉपर में होल बना के एक बेंट ग्लास ट्यूब डालेंगे। एक एंड बाहर होगा, राइट, सॉरी, एक एंड अंदर होगा लिक्विड में और दूसरा एंड जो है इसको हम दूसरे एक ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो ओपन एंड है उसको, जो डिलीवरी ट्यूब को, उसे हम लाइम वाटर में डुबा कर रखेंगे। सो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, करेक्ट है। आपने एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में यीस्ट का सस्पेंशन और ग्लूकोज मिक्स किया है। अब वहां से आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में कनेक्शन दे रहे हैं एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब से, करेक्ट है। अब लॉजिक क्या है इसका, जिस टेस्ट ट्यूब में यीस्ट के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। अब यीस्ट वाला जो सिस्टम और ग्लूकोज वाला सिस्टम वो क्या था, वो फर्मेंटेशन था, याद है। तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, अल्कोहल तो बनेगा ही, लेकिन साथ में CO2 भी रिलीज होगा। तो यीस्ट के ऊपर जो CO2 रिलीज हो रही है, वो CO2 इस बेंट ग्लास ट्यूब से एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में चला जाएगा। अब दूसरे ट्यूब में हमने डाला है लाइम वाटर, ओके, विच इज बेसिकली योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो लाइम वाटर में जैसे ही CO2 जाता है तो लाइम वाटर हो जाएगा मिल्की। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि यीस्ट को आपने ऑक्सीजन तो दिया नहीं क्योंकि आपने ऊपर ऑयल डाला, याद है। तो ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं, तो दैट मीन्स यीस्ट का रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एनारोबिकली हो रहा है। तो यीस्ट अपने टेस्ट ट्यूब में एनारोबिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके CO2 रिलीज कर रहा है। वो CO2 आपके बेंट ग्लास ट्यूब में से एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में पास हो रहा है।
दूसरे ट्यूब में है लाइम वाटर, जैसे ही CO2 लाइम वाटर को टच होगा पूरा लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, करेक्ट है। और क्योंकि दोनों ट्यूब्स में टाइट ऊपर से रबर स्टॉपर्स है, स्टॉपर में होल करके आपका ट्यूब जा रहा है, तो एयर तो कहीं से आ ही नहीं सकती, मतलब ये जो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है इसका कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट से ही आ रहा है, करेक्ट है। अब थोड़े टाइम के बाद अगर आप स्टॉपर ए को खोलेंगे, जैसे आपने 1-2 दिन इस सिस्टम को ऐसे ही रखा और फिर आप पहले वाले यीस्ट वाले जो ट्यूब है उसका आप रबर स्टॉपर खोल देंगे, तो क्या आएगा, अल्कोहल का स्मेल आएगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एथेनॉल बन गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी यीस्ट के सेल्स को आप शुगर देते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते, तो इनकी रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक, ओके, और फर्मेंटेशन होगा ग्लूकोज का एंड आपको एंड में मिलेगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जैसे अगर आपने सीड्स लिए है ना, जर्मिनेटिंग सीड्स, मतलब आपने कुछ बीज है जैसे मूंग है या मटर है, ओके, आपने उनको पानी में भिगा के फिर उसका आपने बाहर का छिलका निकाल दिया और फिर जो इनकी थोड़ी सी रूट की ग्रोथ हो जाए ना, जैसे मोड़ आ जाती है, थोड़ा सा वो अंकुरित हो जाता है, अब इन सीड्स को आप निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डालें जिसमें है मर्क्यूरी, राइट। तो क्या होगा कि जब भी आप टेस्ट ट्यूब को अपने थंब से या मतलब अपने अंगूठे से बंद करेंगे, ओके, और आप उसको उल्टा उल्टा कर देंगे और मर्क्यूरी के अंदर आप उसको उल्टे कंडीशन में डुबा देंगे और फिर अपने थंब को निकाल दीजिए, तो क्या होगा कि सीड्स जो हैं ये मर्क्यूरी से हल्के होते हैं, तो ये सीड्स मर्क्यूरी के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। इनिशियल टाइम पे कोई गैस नहीं है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन जैसे जैसे वो बीज अंकुरित होना शुरू होगा, ओके, गैस मर्क्यूरी के ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट होगा, करेक्ट है। अगर आप इस गैस के सामने एक छोटा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल या टैबलेट इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये ऊपर जाके गैस को अब्सॉर्ब करेगा, करेक्ट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन देकर आपको मिलता है पोटेशियम कार्बोनेट और पानी, ओके। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दर्शाने के लिए है कि कोई भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है उसमें CO2 बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह कुछ भी दिए नहीं है, तो इसीलिए आप डोंट वरी अबाउट इट, जितना समझ में आता है उतना ठीक है, राइट। आप मेन प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। अब स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो अभी एक चीज आपके ध्यान में आ गया होगा कि हम एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितने अलग अलग स्टेप्स कर रहे हैं, नहीं, हम 10 रिएक्शन वाला ग्लाइकोलिसिस भी कर रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कर रहे हैं, हम ETS भी कर रहे हैं, है ना, कितना सारा मेहनत कर रहे हैं हम, राइट। तो इस स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन का क्या फायदा है, राइट। तो इसका फायदा ये है कि स्टेप वाइज रिलीज जब होती है ना, तो सारा का सारा केमिकल बॉन्ड का एनर्जी जो है ये अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। कोई भी मतलब देखिए, जब हम सपोज ग्लूकोज के 8 या 10 बॉन्ड एक साथ में ब्रेक करेंगे तो बहुत सारा एनर्जी एक साथ में यूज होगा। अब क्या मैं सारा एनर्जी यूटिलाइज एक ही साथ में कर पाऊंगी ATP बनाने के लिए? जरूरी नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा एनर्जी रिलीज तो हो गया लेकिन वो एनर्जी वेस्ट भी हो गई। तो अभी सेल क्या करता है, थोड़ा 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 करके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी रिलीज करता है, सो दैट ओके, बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होने के बजाय बहुत सारा एनर्जी यूज हो जाए और सारा एनर्जी या लगभग हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मैं कंजर्व कर सकूं ATP बनाने में, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है ये कभी कभी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के प्रेजेंस में या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, करेक्ट है। तो जितने ज्यादा एंजाइम्स हैं मैं उतना ज्यादा कंट्रोल कर सकती हूँ प्रोसेस को, है ना। तो अगर मेरे पास 2 ही एंजाइम्स है तो मेरे पास 2 ही कंट्रोल पॉइंट्स हैं। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो गई तो मैं इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और अगेन वेस्टेज होगी। बट जब इतने सारे एंजाइम्स हैं, है ना, तो हर एंजाइम को मैं थोड़ा 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 करके या तो कम करूं या ज्यादा करूं, कम करूं, तो मेरे पास कंट्रोल मैकेनिज्म या रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है ये बहुत फाइन ट्यून हो जाती है ना। तो जितने ज्यादा एंजाइम्स उतना बेटर कंट्रोल, है ना, उतना बेटर कंट्रोल और उतना बेटर हमें एनर्जी की आउटपुट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
एक ही पाथवे में मैं नॉट ओनली एटीपी वगैरह बना सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरे कंपाउंड्स भी बना सकती हूँ। ओके, तो ये डिस्कशन हमने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में किया था कि बीच के कंपाउंड्स को दूसरे बायोमोलिक्यूल्स बनाने में हम काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं हम, कुछ दूसरे जो इंटरमीडिएट्स हैं, रेगुलेटरी कंपाउंड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम टीसीए साइकिल से बना सकते हैं। करेक्ट है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट पे। एक्सक्यूज मी। स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है ना, ये और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। कई बार इसको ऑब्जेक्टिव्स में पूछने के बहुत हाई चांसेस है ना। व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट, है ना। रेस्पिरेटरी कोशेंट एक वॉल्यूम है कि कितना, इट्स अ रेशियो। कौन सा रेशियो? कितना CO2 रिलीज होता है, ओके, अपॉन कितना वॉल्यूम ऑफ O2 यूज होता है रेस्पिरेशन में। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड। इस ये जो वैल्यू मिलता है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सपोज आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। अब देखिए, आप जितना ऑक्सीजन यूज करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, सपोज आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, तो CO2 कितना रिलीज होगा? CO2 भी 10 ही होगा। अंडरस्टैंड, CO2 भी 10 ही मोलर होगा और तो ऑक्सीजन भी 10 ही मोलर यूज होगा। तो जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज हुआ तो रेशियो हो जाती है 1, है ना। 10/10 वो हो जाता है 1, है ना। लेकिन जब फैट्स या प्रोटीन्स को यूज किया जाता है तो क्या होता है कि ये प्रोसेस थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज ज्यादा होता है लेकिन CO2 कम यूटिलाइज या कम इवॉल्व होती है, क्योंकि इनके बॉन्ड्स ब्रेक करना डिफिकल्ट है फैट्स और प्रोटीन्स के। तो इनको 100% ब्रेक डाउन जो है ये नहीं हो पाती है। करेक्ट है। तो फैट एंड प्रोटीन के केस में RQ जो है ये हमेशा 1 से लेस रहती है ना, हमेशा ये 1 से लेस रहेगी। तो CO2 जो है ये मान लीजिए 9 मोलर जो है वो ये होगा, रिलीज होएगा, ओके। और वो ऑक्सीजन 10 मोलर कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9/10 ऐसा कुछ तो रेशियो आएगा। सो मोस्टली, ओके, आपके फैट्स के लिए RQ हो जाता है 0.7 और आपके प्रोटीन्स के लिए जो है RQ वैल्यू जो है ये 0.9 होता है। स्टूडेंट्स, ये RQ का कॉन्सेप्ट आप आपके स्टेट टेक्स्ट बुक के लिए यहाँ तक रखिए। जब भी हम नीट करेंगे तो नीट में हम थोड़ा सा इसको डिटेल में भी देख लेंगे, ओके। तो अलग अलग RQ वैल्यूज है अलग अलग फैटी एसिड्स के, तो वो उसको हम वहां पे देखेंगे, नॉट राइट नाउ। ठीक है। अभी मुझे बताइए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको किस तरीके का रेशियो मिलेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको किस तरीके का रेशियो मिलेगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो न्यूमरेटर में वैल्यू है लेकिन डिनोमिनेटर हो गया 0। तो कोई भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी है। यस और नो? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का वैल्यू इज 0, देयर इज नो ऑक्सीजन। सो डिनोमिनेटर में 0 है, न्यूमरेटर में अगर 10 हो या 5 हो या कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। करेक्ट है। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पे, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? रेस्पिरेशन हमें एनर्जी देती है बायोसिंथेसिस के लिए। करेक्ट है। तो सेल को जितनी भी चीजें बनानी है, सेल वॉल बनाना है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज से सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन बनाना है, फैट्स है, विटामिन है, इस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी ATP से आती है और ATP आता है रेस्पिरेशन से। करेक्ट है। सेल डिवीजन, माइटोसिस के लिए, सेल के ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, कोई अगर पार्ट खराब हो गई है उसको रिप्लेस करने के लिए, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, सब चीजों के लिए एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। ठीक है।
क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट से हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब रेस्पिरेशन को अगर हम फोटोसिंथेसिस के साथ में कंबाइन करके देखें, तो एक प्रोसेस ऐसी है फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन बाहर इवॉल्व होता है, और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। तो ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हुए ना, ये रेसिप्रोकल प्रोसेसेस हुए। तो एटमॉस्फेयर में CO2 और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन हमारे बहुत सारे कमर्शियल इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डेयरीज में हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चाहिए, तो हम दही बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं, है ना, पनीर बनाते हैं, ये सारी चीजें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे डिपेंडेंट है। बेकरीज में, डिस्टिलरीज में हम अल्कोहल फर्मेंटेशन पे डिपेंडेंट है, तो डिस्टिलरीज में अल्कोहल बनता है, करेक्ट है। लेदर इंडस्ट्रीज में भी हम एसिड पे डिपेंड करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में हम एसिड पे डिपेंड करते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन, ओके, अल्कोहल से लेके ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, ओके, ये सारे प्रोसेसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से मिलता है, ये इनसॉल्युबल चीजों को सॉल्युबलाइज करने में भी मदद करता है, करेक्ट है। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, ओके। एंड विद दैट हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट आपको सब्सक्राइब करना है एंड आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के लिंक्स को शेयर करना है, ऑलराइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट करूं, आप इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन प्लीज पुट कमेंट्स नीचे, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। और व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम बहुत सारा शेयरिंग एंड लर्निंग कर सकते हैं, सो प्लीज डू कनेक्ट पर्सनली। Please continue to study. Okay, and thank you very much.